यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सीड में जेईई नीट। हमारी जो 15 डेज की सीरीज चल रही है तो उसमें आज हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो दबा लीजिए और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो क्वेश्चन आपका इधर दिख रहा होगा आपको, है ना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एन एक्सपीरियंस। ऑप्शन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ओनली। बी ऑप्शन है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ओनली। सी ऑप्शन है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें लिखा है चार्ज, ऐसा नहीं लिखा है मूविंग चार्ज। अगर मूविंग चार्ज होता तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है ए और बी, है ना, पर यहाँ पे लिखा है सिर्फ चार्ज। तो चार्ज की वजह से हमारा सिर्फ आंसर आएगा, वो आएगा ए, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ओनली। सेकेंड क्वेश्चन, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। चार्ज ट्रांसफरेबल होता है। बी एसोसिएटेड विद मास, चार्ज अगर चार्ज कम ज़्यादा होता है तो मास भी कम ज़्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का कुछ मास होता है तो वो ट्रांसफर होता है तो मास भी होता है। चार्ज इज कंजर्व्ड, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चार्ज क्या है, ट्रांसफरेबल भी है, एसोसिएटेड विद मास भी है और कंजर्व्ड भी है, तो ऑल ऑफ दिस। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी इज चार्ज, अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, इट इम्प्लाइज। क्वेश्चन करिए एक बार, आप सॉल्व करिए। अगर आपने शीट नहीं की है तो एक बार क्वेश्चन सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। देयर इज ओनली पॉजिटिव चार्ज इन द बॉडी, देयर इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज इन द बॉडी, बट पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन नेगेटिव चार्ज। सी ऑप्शन, देयर इज इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन द बॉडी बट पॉजिटिव चार्ज लाइज इन आउटर रीजन। डी ऑप्शन, नेगेटिव चार्ज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजिशन। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है देयर इज ओनली पॉजिटिव चार्ज इन द बॉडी, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और पॉजिट्रॉन्स भी होंगे, है ना। बी ऑप्शन है देयर इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज, सही बात कह रहा है अभी तक, इन द बॉडी बट द पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन नेगेटिव चार्ज। हाँ यही तो बात होती है, जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा होगा तभी आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। On rubbing, one body gets positively charged and another get negatively charged. The electrons transferred from positively charged body to negatively charged body are. जब बॉडी को रब करते हैं दो बॉडी को तो एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव चार्ज होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अब ये पूछ रहा है कि कौन से चार्ज उस पर मूव करते हैं। तो हमने पढ़ा था लेक्चर के दौरान भी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, बाकी बी, सी और डी ये हो जाएंगे हमारे रॉन्ग ऑप्शंस। ठीक है, सी में लिखा है बोथ वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल। इनर शेल में तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव कैसे करेंगे, वो तो जो न्यूक्लियस है उसके साथ इंटरेक्शन करेंगे और बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए, तो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंसुलेटर। तो देखिए पहले हम देखते हैं कार्बन। कार्बन क्या है, इंसुलेटर है, पर ये क्या है, ग्रेफाइट के फॉर्म में जब होता है तब कंडक्टर होता है, बाकी ये इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो कार्बन भी है, पेपर भी है और डी इबोनाइट भी क्या है, इंसुलेटर। पर अब इसने पूछा बेस्ट इसमें से होता है इबोनाइट। ये फैक्ट के तौर पे आप याद रख सकते हो कि इबोनाइट जो है वो बेस्ट इंसुलेटर होता है इन सब में। सिक्स क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिक्स क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। इफ अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज देन इट हैज, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। इफ अ बॉडी हैज नेगेटिवली चार्ज देन इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रॉन्स। जल्दी से, जब नेगेटिवली चार्ज होगा तो इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो नेगेटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तभी इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो जिसका भी आंसर ए है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है,
और अभी तक जितने भी सारे सही हुए तो उनको फुल मार्क्स, हर क्वेश्चन का 0.77 मार्क्स अपने लिखते चलना, ठीक है। रफ कॉपी में लिख लो कि हाँ मेरे कितने सही हो गए। अगर आपने शीट पहले भी नहीं की है तो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 1-1 मिनट में होने चाहिए, है ना। तो एक कॉपी ले लो कि कितने सही हो रहे हैं कितने रॉन्ग हो रहे हैं, तो पता पड़ता रहेगा। चलो 7th क्वेश्चन, व्हेन अ बॉडी इज चार्ज बाय इंडक्शन देन द बॉडी, ऑप्शन ए है बिकम न्यूट्रल, ऑप्शन बी है डज नॉट लूज एनी चार्ज, ऑप्शन सी है लूज ओनली होल ऑफ द चार्ज ऑन इट, और डी ऑप्शन है लूज पार्ट ऑफ चार्ज ऑन इट। ठीक है, तो जब बॉडी इज चार्ज बाय इंडक्शन, इंडक्शन से जब चार्ज करते हैं तो क्या होता है, बताओ जल्दी से सॉल्व करो इसको, जल्दी से सॉल्व करो। किस किस का आंसर बी आया है? बी आंसर वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडक्शन से जब चार्ज करते हैं हम, जैसे हम पढ़ा था कि जब इंडक्शन से चार्ज करते हैं, जैसे कोई स्फीयर है न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर इसके पास कोई रॉड लेके आता है कोई चार्ज की, तो इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। अब अगर इस रॉड को एकदम से हटा देंगे तो उस जस्ट मूवमेंट पे क्या रहेगा, ये वाला जो चार्ज रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस किस का ऑप्शन बी आ गया है? जिसका भी आ गया है 0.77 मार्क्स ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 8, ऑन चार्जिंग बाय कंडक्शन मास ऑफ बॉडी में इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज और नन ऑफ दिस। ऑन चार्ज बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो जब कंडक्शन से चार्जिंग करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और कुछ प्रोटॉन्स नहीं जाते हैं। प्रोटॉन्स थोड़ी मूव करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, जैसे मान लो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स उठ के इस पे चले गए, तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, तो ये कि कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस, और इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो क्या आ जाएगा, ये माइनस। तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। अब इस पे जब माइनस चार्ज आएगा तो ये माइनस चार्ज किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स का कुछ मास होता है ना, m, मान लो m होता है, तो उतना इलेक्ट्रॉन्स इसमें बढ़ेगा और इसमें कम होगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी, इंक्रीज और डिक्रीज। चलो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इम्प्लाइज दैट चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नहीं। चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल्स, नहीं। देयर इज अ मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन द पार्टिकल, हाँ ये कुछ सही लग रहा है, ठीक है। चार्ज विच इज फ्रैक्शन ऑफ अ कूलॉम इज नॉट पॉसिबल, ये भी बात है, पर जो हमारा सबसे सही आंसर है इसमें वो होगा देयर इज अ मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन द पार्टिकल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन 9th क्वेश्चन। चलो 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इफ एन ऑब्जेक्ट possesses an electric charge it is said to be electrified or dash, when it is no charge it is said to be dash, here A and B refers to। देखो अभी जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आएंगे ना, बहुत जेई लेवल का नहीं करने के चाहिए हमको ऐसे ही क्वेश्चन करने, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे ही दिए हुए हैं और वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा पेपर, बहुत इजी पेपर आएगा। बस आप जो वन शॉट सीरीज है उसको पूरा देखो, ये क्वेश्चंस कर लो, आपके पक्के नंबर आ जाएंगे, ठीक है। चलो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है ए और बी। तो फर्स्ट में इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड, अब उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं, तो इट इज इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज पार्ट, चार्ज है ना। व्हेन इट इज नो चार्ज एंड इट इज सेड टू बी न्यूट्रल, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा कि चार्ज एंड न्यूट्रल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th आपकी स्क्रीन के ऊपर, अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज कंडक्टर, इफ द रॉड इज देन सडनली विड्रॉन, ये वही वाला केस मैंने बताया ना, द चार्ज लेफ्ट ऑन द कंडक्टर विल बी, इसको रॉड को हटा दी तो चार्ज तो इस पे क्या था, जीरो ही है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, जीरो, ठीक है। जीरो ही आएगा ना चार्ज, तो अगर यहाँ पे लाए और हटा दिया तो इस पर कोई चार्ज थोड़ी आएगा। अब ऐसे पूछता है कि ऑन द लेफ्ट पार्ट या कहीं से लाता तो बात करते हैं हम, पर पूरा चार्ज तो क्या है, जीरो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, टू स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ एग्जैक्टली द सेम मास आर गिवन इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज रेस्पेक्टिवली, देयर मासेस आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। तो हम इसको एक बार डायग्राम बना लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन था टू स्फीयर्स ए एंड बी,
A and B spheres of exactly same mass are given equal positive and negative charge. Their masses after charging. तो जब ये नेगेटिव चार्ज इसको दिया होगा यानी इस पे इलेक्ट्रॉन्स डाले होंगे और इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन्स कम किए होंगे, ठीक है। तो लास्ट में क्या होगा कि जो इस पे इलेक्ट्रॉन्स बड़े होंगे Ne, मतलब n इलेक्ट्रॉन्स बड़े, तो इनका मास ज़्यादा हुआ होगा इससे, है ना। और कितने टाइम्स, क्योंकि इस पे माइनस क्यू है और इसमें से माइनस Ne निकाले तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2Ne, है ना। तो ये बड़ा हुआ, है ना। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा सी, मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए। ऑप्शन सी, जिसका भी ऑप्शन सी जिसने लगाया था उसको 0.07 नंबर ले लो। लास्ट में कैलकुलेट करेंगे कितने होता है टोटल, ठीक है। व्हेन अ कॉम्ब, 13 क्वेश्चन देखो, व्हेन ए कॉम्ब रब्ड विद ड्राई हेयर attract piece of paper, this is because the comb polarizes the piece of paper. नहीं, comb induces a net dipole moment opposite to the direction of field. देखते आगे, electric field due to comb is uniform. Option D, comb induces a net dipole moment perpendicular to the direction of field. चलिए, तो अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेरे हिसाब से इसमें बी ऑप्शन आना चाहिए, कॉम्ब इंड्यूसेस अ नेट डाइपोल मूवमेंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फील्ड के अपोजिट होगा तभी तो अट्रैक्ट कर पाएगा वो, है ना। इसको थिंक करना आप डायग्राम बना के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू ए इट रेडिली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ ए। If some charge is put on B, it stays on the same place. Here A and B refer to insulator, conductor, conductor, insulator, insulator, insulator और conductor, conductor. तो जब कहीं पे चार्ज दो और पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं कंडक्टर, और कहीं पे चार्ज दो और वहीं पे रह जाए तो उसको क्या कहते हैं इंडक्टर। तो सबसे पहले में आ जाएगा ऑप्शन, चलिए तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए का हो जाएगा कंडक्टर और बी का हो जाएगा इंसुलेटर, ठीक है। अब हम मूव करते हैं 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए 15 क्वेश्चन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। तो ये तो फैक्ट वाली थ्योरी वाला हो गया, मतलब तो ये किया था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने कि चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड होता है, उससे ही पता लगा था कि चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या है और वो क्वांटाइज है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इन द एनिहिलेशन प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन ट्रांसफॉर्म इनटू गामा रे, टू गामा रेज, विच प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्प्लेड। तो ये हमारे कोर्स में जो है एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया हुआ है। इसमें जो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये काम आती है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन मिलता है तो वो गामा रेज रिलीज करते हैं। ये मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है, तो वो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज। फर्स्ट है एम्पियर्स लॉ, सेकंड है ओम लॉ, थर्ड है फैराडेज लॉ और फोर्थ है कूलॉम्स लॉ। तो एम्पियर लॉ करंट के लिए होता है, ओम्स लॉ रेजिस्टेंस के लिए होता है, फैराडे लॉ कैपेसिटर के लिए होता है और कूलॉम्स लॉ जो होता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए। तो आंसर हो गया हमारा डी। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसेस। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है, तो इसकी वैल्यू हमको याद होनी चाहिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड अपॉन मीटर। अब इसको इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जो होती है इसकी वैल्यू यही होती है, और के की जो वैल्यू होती है 1/4πε0 वो होती है 9 इंटू 10⁹, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा इसमें राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर मूव करते हैं। कूलॉम्स लॉ इज ट्रू फॉर। कूलॉम्स लॉ किसके लिए वैलिड है। ऑप्शन ए,
atomic distances, option B nuclear distances, option C charged as well as uncharged particles, option D all the distances. तो कूलॉम्स लॉ में ऐसी कोई हमने रेस्ट्रिक्शंस नहीं देखी थी कि इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए. हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ये सारी डिस्टेंस के लिए वैलिड है. चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है. क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट हैपन्स व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन ए सोप बबल. तो जब कि कुछ चार्ज डालेंगे सोप बबल के अंदर ऊपर, तो क्या होगा, ये सोप बबल है, इस पर कुछ चार्ज पुट कर दिया तो ये पूरा इस पर फैल जाएगा. अभी इस पे फैल गया तो ये क्या करेगा, रिपल्जन, क्योंकि एक ही जैसे ही चार्ज है तो रिपल्स करेगा, तो इसकी रेडियस क्या है, वो इंक्रीज होगी. तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21 पे देखते हैं. वन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क. तो क्या होता है, ग्लास रॉड पे क्या इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, नहीं. इलेक्ट्रॉन्स दे देता है कि वो सिल्क को, हाँ. इसमें क्या होता है कि ग्लास रॉड अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र कर देता है सिल्क के क्लॉथ को. ठीक है, ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी. अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं. इन जनरल मेटेलिक रोप्स आर सस्पेंडेड ऑन द कैरियर्स टेकिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल, द रीज़न इज. यानी आपने देखा होगा कि जब कोई पेट्रोल ट्रक वगैरह जाता है तो उसके नीचे कुछ ऐसे लोहे की चेन्स वगैरह लगा के रखते हैं. वो क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे फ्रिक्शन होता है ना, जब फ्रिक्शन लगता है तो टायर्स और बाकी सारी चीज़ें जो है कि वो चार्ज हो जाती है. तो अगर उसको कांटेक्ट बना देंगे अगर अर्थ से, तो जो भी चार्ज जो है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, यानी जो जलने वाले पदार्थ है, जैसे पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, तो इनकी तरफ नहीं जाके चार्ज कहाँ जाएगा, अर्थ में. और अर्थ में जब चार्ज जाएगा तो हमारे जो है ये सेफ्टी रहेगी कि रोड पे जो आग वाग नहीं पकड़ ले. ठीक है, तो इसका यूज़ क्या होता है वो देख लेते हैं. तो फर्स्ट है टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ कैरियर, नहीं. ब्रेक है उसके लिए. टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी द अर्थ नियरर टू द, नहीं, ये भी गलत है. टू कीप द बॉडी ऑफ द कैरियर इन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ, हाँ ये सही बात कही है इसने. तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर. ठीक है. देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में एफ दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ पे डी है तो डी स्क्वायर. ठीक है. अब क्या करा, इसको मीडियम में रख दिया है ना, तो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ. ठीक है. तो इसकी वैल्यू 4 रखते हैं और इसकी वैल्यू जो ये रख देंगे हम एफ. तो एफ न्यू क्या आ गया, इज इक्वल टू एफ बाय 4. तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच हो गया, ऑप्शन नंबर सी. चलिए अगला क्वेश्चन है. इफ द डाइपोल मोमेंट 2.57 into 10 की पावर -17 सेंटीमीटर is placed into an electric field of magnitude 3 into 10 की पावर 4 such that the field lines are aligned at 30 degree with the line joining P to the dipole. What torque acts on the dipole? तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है P E साइन थीटा. P की वैल्यू डालो, E की वैल्यू डालो, साइन थीटा की वैल्यू डालो. ये सब कट पिट के शायद, हाँ पहले P को जो है चेंज करना, सेंटीमीटर में दिया हुआ उसको मीटर में करना. ठीक है. तो ये सब कट पिट के ना कर लेते हैं. वैसे मेरे को लग रहा है इसमें B या C में से कुछ आंसर आएगा. 57 into 10 की पावर -19 इंटू 3 into 10 की पावर 4 इंटू 1/2. तो
1.28 इंटू 3, तो ये कुछ आएगा 3.3855 है ना, ऐसे ही कुछ आएगा 3.855, और इसको काटे पीटे तो आ जाएगा इंटू 10 की पावर -15 है ना, न्यूटन मीटर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा सही आंसर। आप खुद करके देख लेना, ये आ जाएगा। चलो अब करते हैं हम 25th क्वेश्चन। टू सिमिलर स्फीयर्स, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, टू सिमिलर स्फीयर्स हैविंग q and -q चार्ज are kept at a certain distance. F force acts between the two. If at the middle of two spheres another similar sphere having charge q, then it experiences a force and magnitude in the direction. चलो क्वेश्चन समझते क्या बोल रहा है, आप खुद ट्राई करो एक बार वीडियो को पॉज करके। चलो फिर मैच करना। क्वेश्चन 25 में कह रहा है ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, इसके बीच में एक और स्फीयर रख दिया। ठीक है, ये है d/2, ये है d/2। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा F1 2 और ये 3, F12 ये आ जाएगा kq², ये -q और ये q, ये q, q² अपॉन d²। ये किस साइड लगेगा, नेगेटिव का नेगेटिव की तरफ खींचता है ना, तो ये इस तरफ लगेगा चार्ज। ठीक है, F ये आ गया। अब इस पे चार्ज कितना लगेगा, ये दोनों रिपेल करेंगे तो इस पे इसकी वजह से चार्ज इधर लगेगा और इस पे इसकी वजह से इधर लगेगा। तो अब एक बात तो हमको समझ में आ गई कि चार्ज जो है वो टूवर्ड्स -q लगेगा। तो यार इसमें अब बिना सॉल्व करे अपन ऑप्शन देखें तो ऐसे ही हो जाएगा कि -q, और सॉल्व करते हैं तो इन दोनों के बीच का चार्ज लिखते हैं F13 = kq² अपॉन d²। ठीक है, और इसका भी ऐसे ही आ जाएगा 4kq² अपॉन d²। ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तो टोटल कितना हो गया 8f, और ये लग किस डायरेक्शन में रहा -q, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा सी। बिना पेन जलाए भी कर सकते थे इसमें, ऑप्शन देख के एलिमिनेट करके। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, a charge q is divided into two parts of q and q minus q. If the Coulomb repulsion between them when they are separated is to be maximum, the ratio of q upon small q should be. तो f डैश यहाँ पे f जो है यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए, यानी f डैश विद रेस्पेक्ट टू df/dq = 0 है ना। तो f क्या हो जाएगा q minus small q अपॉन d² है ना, और f डैश क्या हो जाएगा f डैश हो जाएगा = 0। तो f डैश क्या होगा यहाँ से q minus 2q = 0। तो q क्या हो जाएगा q/2। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा q अपॉन q/2, तो 2 पर आ गया है ना। तो q अपॉन q का रेशियो आ गया हमारा 2:1। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 4 equal charges q are placed at the 4 corners of square length A. The magnitude of force on charge at B will be। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ चार्ज दिए हुए हैं D A B C Q
क्यू 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 है। अब ए और ए। अब निकालना हमको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो इसकी वजह से फोर्स आएगा इधर, इसकी वजह से आएगा इधर, ये वाला फोर्स हो जाएगा √2F। फिर एक आएगा इसकी वजह से सॉरी, तो BC की वजह से आ जाएगा KQ² / A², ठीक है। फिर AB की वजह से आ जाएगा KQ² / A²। तो AB एंड BC की वजह से आ जाएगा √2F, है ना। F हो जाएगा ये, और इसकी वजह से आएगा KQ² / 2A²। √2A का होल स्क्वायर तो हो गया 2A²। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो √2, ये F हो जाएगा √2 + 1/2F। अब ये मैच किससे हो रहा है? ये मैच हो रहा है 2√2 + 1/2। ये हमारा मैच हो रहा है ऑप्शन सी से। सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलो 28th क्वेश्चन देखते हैं। 28th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसको सॉल्व करिए एक बार रीड करके। चलिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with electric field intensity of this, it experiences a torque of 4 Newton meter. Calculate the charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter. तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। टॉर्क लग रहा है यहाँ पे 4 न्यूटन इज इक्वल टू 2AQ E sin थीटा। 2A की वैल्यू दे रखी है 2/100 मीटर, है ना। 4 Q की वैल्यू हमको निकालनी है। E की वैल्यू दे रखी है 2 × 105 और sin थीटा दिया हुआ है हमको 1/2। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया। 400/105 इज इक्वल टू Q। 200 क्योंकि यहाँ पे एक 2 रह गया, 200/105। तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगी। ये मेरे हिसाब से 10⁵ लिखा हुआ है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। 10⁵, तो 10⁵, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻³ या फिर हाँ ये आ गया ना, ऑप्शन डी आ गया यहाँ पे 2 माइक्रो कूलम्ब। ये आ जाएगा हमारा चार्ज। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28। चलिए, वो 10⁵ दिया हुआ है, 105 नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अब इसको सॉल्व करिए एक बार। चलिए, 2 charges of equal magnitudes kept at a distance are exerted a force F on each other. If charge are halved and distance between them is doubled, then the new force acting on the charge is this. चलिए, ये चार्ज थे, इन पे कुछ F फोर्स लग रहा था, तो हम इसको Q मान लेते हैं, इसको भी Q मान लेते हैं और इसको D मान लेते हैं। तो KQ² / ये था हमारा F, ठीक है। अब इसको क्या किया, चार्ज को हाफ कर दिया, 2 चार्ज लिए और इसको Q/2 और Q/2 कर दिया, और डिस्टेंस क्या कर दी, डिस्टेंस कर दी डबल 2D। तो अब इसका F' जो आएगा वो आएगा KQ/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2D का होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो K/16 आएगा शायद,
क्योंकि यहाँ से भी 4 आएगा और यहाँ से भी 4 आएगा, तो k/16 d² q²। अब इस चीज़ को हम लिख सकते हैं यहाँ से f, तो ये हो जाएगा f/16। ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखो आप। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, बताओ यार, कमेंट वगैरह करके बताया करो यार, आप लेक्चर देख रहे हो या नहीं, मेरे को भी पता पड़े, कुछ सजेशन हो तो, है ना। और कमेंट करा करो, लाइक शेयर तो करते नहीं हो आप, कोई बात नहीं, पर कमेंट तो करके बताया करो कि आप पढ़ रहे हो तो कैसा लग रहा है ना। चलो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो ज़ीरो होती है, हाँ, ये सरफेस है, इसके अंदर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, तो ऑप्शन ए आ गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। चलिए अगला देखते हैं। अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू सिलेंड्रिकल एक्सिस, द टोटल फ्लक्स फॉर सरफेस ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय। चलिए इसमें क्या दे रखा है, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E पैरेलल टू, अच्छा पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सिलेंडर, इसके पैरेलल में आ रही है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r है ना। अब क्या पूछा, टोटल फ्लक्स, तो πr² प्लस πr², 2πr² E, ऑप्शन ए, ऑप्शन है ए, बिल्कुल गलत आंसर है ऑप्शन ए। क्यों, अब देखो समझो, गॉसियन सरफेस में जब अपन फ्लक्स निकालते हैं तो क्या कहते हैं कि जितना चार्ज पास होगा अंदर से, है ना, अंदर से, तो यहाँ पे उल्टा आ रहा है, मतलब उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऐसे कैसे जाएगी, -e πr²। ठीक है, अब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाएगी तो इधर से निकलेगी, तो ये तो πr² E निकलेगी। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में बहुत बार गलती होती है, इसका आंसर आएगा 0, ऑप्शन डी। ए कोई मत मार के आना, है ना। अच्छे से अगर आपने ये कर लिए ना क्वेश्चंस, तो आपके मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे आपके पेपर में। बस छोटी छोटी बातें जो है, कंसेप्ट थोड़े थोड़े जो आते जा रहे हैं, उनको लिखते जाओ और याद कर लेना। ठीक है, आप चाहो तो नोट्स वाली कॉपी में लिख लेना, ताकि आप बाद में जब फाइनल एग्ज़ाम दो या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दो तो उसमें ये सब चीज़ें आजकल आने लग गई है छोटी छोटी सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वेराइज एज आर फॉर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वेराइज एज आर फॉर, आर से कैसे वेरी करती है ना, अच्छा r की पावर 0, यानी r का कुछ रोल ही नहीं है, r की पावर 0 यानी 1। तो ऐसी तो एक ही होती है जिसमें डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होती है, जो लार्ज शीट होती है उसकी वजह से। तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि ये है इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड A। क्या कह रहा है ये क्यूब है एक, इसके सेंटर पे हमने चार्ज रख दिया, है ना। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस, इसमें पूरे की वजह से एक फेस पे निकालना है, इस पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, या तो सॉलिड एंगल वाला फॉर्मूला लगाओ, करते रहो, फिर उससे निकालते रहो, सिंपल ट्रिक। Q/ε0 होता है सबका, पूरे क्यूब में से निकलेगा। पूरे क्यूब में साइड्स कितनी होती है, 6। एक में से निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 6, आंसर आ जाएगा हमारा ए। मेहनत ही नहीं करनी, 2 में से पूछ ले तो 2, 3 में से पूछ ले तो × 3। समझ गए। चलो
आगे क्वेश्चन आएगा उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज केप्ट इन एयर। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज केप्ट इन एयर इज। एयर में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, इसका फ्लक्स निकालना। यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी 1, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q(A1) एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट की पावर -1। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलो किस किस के अभी आ रहे हैं, अच्छे नंबर आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा गलत नहीं हुआ है, सही होते जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस। वो कमेंट में बताओ, जल्दी करो, कमेंट करो जल्दी से, आगे बढ़ना ही नहीं है मेरे, जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से गिनो मार्क्स। पॉज करो वीडियो को, मार्क्स गिनो, जल्दी गिनो। कितना आ रहा है, 35 क्वेश्चन पे, यानी 34 हमने कर लिए इंटू 0.77। बताओ कितना होता है, टोटल कितने का अटेम्प्ट कर लिया हमने, 0.77 इंटू 34, 26.18 का हमने अटेम्प्ट कर लिया। किसके 25 नंबर आ रहे हैं, 25 और प्लस, या किसी के 23 प्लस आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया। ये दो जो है ये बहुत अच्छे हैं। थोड़े से जिनके इससे कम है ना, थोड़ा ट्राई करो, आ जाएंगे, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक आ रही होगी, मतलब समझ में आ गया ना। अब आगे जब करोगे अगली बार ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। 23 प्लस चल रहे हो तो बहुत बढ़िया। 20 प्लस में थोड़ी सी मेहनत और करो, आ जाएंगे 23, आराम से आ जाएंगे 23, 25 आराम से आ जाएंगे, ठीक है। और इससे भी कोई बुरा है तो वो वन शॉट की वीडियोस आपने ढंग से नहीं देखी है, और आपने NCERT भी नहीं पढ़ी है, मैंने कहा था पढ़ना, तो आप मत पढ़ो, अभी भी छोड़ दो। 15 दिन बाकी है, फिर लास्ट में देखना 2 दिन की सीरीज, वो पढ़ाएंगे पूरा, ठीक है। मैं नहीं पढ़ाऊँगा, जो पढ़ाएगा उनका देखना। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हैविंग चार्ज q पर यूनिट लेंथ एट अ डिस्टेंस r, एयर पता नहीं क्या लिख दिया है, फ्रॉम इट्स एक्सिस इज इनफाइनाइट सिलेंडर। इनफाइनाइट सिलेंडर को क्या कहते हैं हम, वायर, मान लिया वायर। इनफाइनाइट सिलेंडर है ना, तो इसकी रेडियस जो है वो तो नेग्लिजिबल है। चार्ज q है इसका पर यूनिट लेंथ, तो ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R अपॉन 2KQ/R, है ना, साइन थीटा, और वो तो आता है जब इसमें कोई एंगल पे दिया हुआ, 2KQ/R। तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद करना है बस। चलो क्वेश्चन नंबर 36, a point charge q is placed at a distance a/2 directly above the center of the square। ये स्क्वायर है, ये a का है, इसकी a/2 पे रखा हुआ है एक पॉइंट चार्ज q। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर इज, इसमें से फ्लक्स निकालना है। कोई निकाल सकता है जल्दी से आंसर, जल्दी से यार, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स करो तो हम लाइव क्लास लेंगे, है ना। साथ के साथ चैट चलती रहेगी तो मज़ा आएगा। ऐसे तो मैं भी बोर हो जाता हूँ और आप भी बोर हो जाते होंगे, ठीक है। जल्दी से 1K कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब करवाओ किसी से भी, ठीक है। बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, 1000 हो जाएंगे तब। अभी से जल्दी से करवा दो सब। लाइव क्लास लेते हैं यार, लाइव क्लास ले नहीं पा रहे हम, ठीक है। चलो तो इसमें देखते हैं, मैंने कहा था एक और क्वेश्चन आएगा ऐसा, ये इसको स्क्वायर बना दो। क्या बना दो, स्क्वायर बना दो। वही क्वेश्चन हो गया, सेंटर पे रखा हुआ है, सेंटर पे ही तो रखा हुआ है, a/2 पे रखा हुआ है क्यू चार्ज। क्या आएगा इसका आंसर, बिना देखे, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। आ गया D, आ गया ना D। चलो क्वेश्चन नंबर 37, इजी क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड्स में। अभी मैं हाई लेवल के भी करवा दूंगा, पर फिर वो बोर्ड्स में आते नहीं है, मैं खुद पढ़ के गया था, इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो वाले भी करेंगे, अगले वाले में वो करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
होलोस्फेयर, होलोस्फेयर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 0, यहाँ पे क्या होती है के क्यू बाय रेडियस, और यहाँ के बाद क्या होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये आता है सबको, सबको आता है ना। चलो तो मेरे को लग रहा है फर्स्ट ही ग्राफ हमारा सही हो जाएगा। क्यों, देखो उसमें यहाँ पे डॉटेड लाइन है, यानी यहाँ पे ये है उसकी 0 वाली लाइन, जब ये आर पे आता है तो ये डिक्रीज होता है, यही तो होता है इसका ग्राफ, है ना। सी वाला ग्राफ जो है ये तो अलग है, बी वाला किसका है बता दो, 37 में बी वाला ग्राफ किसका है, 37 में बी वाला ग्राफ जल्दी बताओ। अरे यार सॉलिड स्फीयर का है ना, होलो स्फीयर का ऐसा होता है, सॉलिड स्फीयर का ऐसा होता है। क्यों, क्योंकि के क्यू आर बाय आर स्क्वायर, आर क्यूब ऐसी तो होती है उसकी। और एक और फॉर्मूला होता है इसका, क्या होता है, ये होता है ना। तो ये क्या है लीनियरली, जब ये सॉलिड स्फीयर होता है तब, है ना। तो ये बी वाला हो गया सॉलिड स्फीयर का, बाकी तो होता ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 38 पे, क्वेश्चन नंबर 38 बुलंद आवाज में घर में पढ़ो अपने, ज़्यादा तेज मत पढ़ना, घर वाले बोलेंगे क्या देख रहा है आज, पता नहीं क्या खा के बैठा। चलो, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity E is such that an electron placed in it would experience an electric force equal to its weight is given by, क्या बोला कुछ समझ नहीं आया, वापस पढ़ते हैं। Magnitude of electric field intensity E is such that an electron placed in it, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कुछ ऐसी है या ऐसी है, कैसी भी है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है वो बराबर हो गया है mg, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस साइड, इलेक्ट्रॉन पे लगता है इस साइड, है ना। तो ये कैसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमको बैलेंस करनी है ना। तो हम क्या करेंगे, एम जी इज इक्वल टू क्यू ई, ई कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और यहाँ से निकालनी है हमको। तो ई क्या हो गया, एम जी बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। चलो, ओहो 39th क्वेश्चन देखो, 39th क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन, हम तो डर गए सर, हम तो डर गए सर। अरे यार क्या डरते हो, देखो इन फिगर 1 2 पॉइंट चार्जेस Q2 एंड Q3 फिक्स्ड अलोंग द y एक्सिस, Q2 और Q3 को फिक्स कर रखा है। देखो फर्स्ट फिगर देखो, उसमें Q2 और Q3 y एक्सिस पे फिक्स है, मूव नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रिक फोर्स इन x डायरेक्शन ऑन चार्ज Q1 फिक्स्ड अलोंग द x एक्सिस, Q1 को भी फिक्स कर रखा है, वो भी मूव नहीं कर सकता। इफ पॉजिटिव चार्ज Q इज एडेड एट x, 0 इन फिगर 2, फिगर 2 में देखो एक और चार्ज बिठा दिया ना x, 0 पे, है ना। द फोर्स ऑन Q1 इज, और फोर्स ऑन Q1 क्या लगेगा, अब ये डायरेक्शन पूछ रखी है, शैल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, ये जो फिक्स है चार्ज Q2 और Q3, है ना, तो ये दोनों फिक्स है, और जो फाइनल चार्ज आ रहा था वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आ रही थी वो सिर्फ इस डायरेक्शन में आ रही थी, यानी ये सेम इक्वल सेम उसके होंगे, चार्ज इक्वल होंगे, है ना। ये अगर Q है तो ये भी Q होगा, तभी कैंसिल करेगा, इधर वाली भी कैंसिल हो जाएगी, इधर वाली भी कैंसिल हो जाएगी, और ये वाला चार्ज जो होगा ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर जा रही थी, तो ये दोनों ने कैंसिल कर दी, इधर जा रही थी। अब यहाँ पे Q चार्ज रखा है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, जो क्या पूछा है, इफ अ पॉजिटिव चार्ज Q इज एडेड एट दिस इन द फिगर, द फोर्स ऑन Q1, अब Q यहाँ पे चार्ज रखा, ये भी पॉजिटिव रख दिया इन्होंने, तो Q1 पे फोर्स किधर लगेगा, इनकी वजह से तो फिक्स है, अब इसकी वजह से चार्ज ऐसे तो लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तभी तो फील्ड लाइन्स ऐसे जाएगी, समझ में आ रहा है क्या, जब ये फिक्स होगा तभी तो इसकी फील्ड लाइन्स ऐसे जाएगी, वरना तो इस साइड जा रही होती। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है तो फील्ड लाइन्स उधर जाएगी, तो ऑप्शन ए है, शैल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नहीं, ऑप्शन ए हो गया गलत। ऑप्शन बी,
शेल डिक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नहीं, डिक्रीज थोड़ी होगी, वो तो उतनी की उतनी रहेगी, उसकी वजह से कुछ और आ जाएगी, डिक्रीज थोड़ी होती है। शेल पॉइंट अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, हाँ ये सही है, जो फोर्स लगेगा वो उस डायरेक्शन में लगेगा। शेल इंक्रीज बट द डायरेक्शन चेंजेस बिकॉज द इंटरसेक्शन ऑफ क्यू विद Q2 एंड QI, क्या बोल रहा है पता नहीं, ये बोल रहा है शेल इंक्रीज बट द डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन थोड़ी चेंज होगी, डायरेक्शन तो वही रहेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। 40 मिनट हो गए शायद, और 40वां क्वेश्चन भी आ गया। देखो अंदाजे से है, सब कट पिट के आएगा अभी तो, क्योंकि इसको रिकॉर्ड करना सब काट पिट के करते हैं। अंदाजे से 40 मिनट्स हो गए होंगे, यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन, आपको करने हैं 45 मिनट्स में, 45 क्वेश्चंस करने हैं कितने मिनट्स में, 90 मिनट में, तो 55 करने हैं वैसे तो, है ना, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, चलो ये तो सब बात की बात है। Which of the following statement is correct? The electric field at point is always continuous, continuous if there is no charge at that point, discontinuous only if there is a charge at that point, discontinuous if there is a charge at that point. यार ये सी और डी तो एक ही ऑप्शन लग रहा है मेरे को, ज़्यादा चेंज थोड़ी है इसमें। देखो ऑलवेज कंटिन्यूस तो तब हो नहीं, मतलब कह सकते हैं इसको, देखो 4 ऑप्शन में थोड़ी सी गुगली है। देखो सी और डी तो एग्जैक्ट सेम है ना, खाली ओनली और इफ दे रखा है, ओनली लगा दिया। चलो नहीं समझ गया। चलो ए ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि ऑलवेज कंटिन्यूस नहीं होगी। अगर यहाँ पे एक चार्ज है, इसकी फील्ड लाइन जो है कंटिन्यूस थोड़ी होगी। अगर यहाँ पे एक और चार्ज रख दिया मैंने, इसकी फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, इसकी ऐसे जा, तो ये तो ऐसे मुड़ जाती है ना, फिर ऐसे ये कंटिन्यूस तभी होगी जब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रखा हुआ होगा, है ना। चलो बी ऑप्शन तो राइट हो गया हमारा। सी ऑप्शन डिसकंटिन्यूस ओनली इफ देयर इज चार्ज। अभी डी ऑप्शन में क्या है कि इफ देयर इज अ चार्ज, मतलब यहाँ पे अगर चार्ज पड़ा है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो अब यहाँ पे हो भी सकती है। पॉजिटिव वाले केस में तो डिसकंटिन्यूस होगी, है ना, और नेगेटिव होगा तो और बढ़ेगी, तो तभी हो सकती है ओनली इफ देयर इज अ चार्ज। ठीक है, तो ऑप्शन बी और सी राइट हो गए। वैसे डी भी लिख सकते हो, पर ये पता नहीं ऐसे बोर्ड्स वाले गलती करेंगे तो बोनस होते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक ही ऑप्शन के 3 आंसर, एक ही क्वेश्चन के 3 आंसर कैसे हो सकते हैं। चलो तो बी और सी और डी, ये कंसेप्ट याद रख लेना। ठीक है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन ही है, कंसेप्ट याद रख लेना, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। ठीक है, अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन, फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन। द फील्ड एट द पॉइंट P ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन है। अरे यार ये प्लेन है, मान लो पीछे तक है, ठीक है, पीछे तक है। इस पे क्या कह रहा है, आइसोलेटेड कंडक्टिंग है, इस पे चार्ज Q दे दिया। तो अब माइक्रो लेवल पे जाते हैं, ये प्लेन है कुछ, है ना, ये इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, पीछे भी इनफाइनाइट है, आगे भी इनफाइनाइट है। ठीक है, ये Q चार्ज दिया, तो आपको लगता है कि ये चार्ज जो है Q/2 इधर चला जाएगा, Q/2 इधर चला जाएगा। सोचो जाएगा कि नहीं जाएगा। सारा जो चार्ज है इधर 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 एक्यूमुलेट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इधर फील्ड अगर आ रही है बाहर, इधर भी तो बाहर ही आएगी, क्योंकि पॉजिटिव क्यों चार्ज दिया है, नेगेटिव दिया होता तो किधर आती है, अंदर अंदर। अब देखो मैच क्या करता है, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। ऑप्शन ए डायरेक्टेड अवे एंड परपेंडिकुलर, सही बात कह रहा है, ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो गया। ऑप्शन बी डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट टुवर्ड्स द प्लेन, नहीं यार, ये तो अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो हो जाती है। डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, रेडियली अवे, इसमें तो रेडियल होता ही नहीं है।
ठीक है, पॉइंट चार्ज तो बिखर जाएगा ना, अब रेडियस कहाँ बचेगा इसका, समझ रहे हो ना। ठीक है, डायरेक्टेड रेडियली टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज, होती ही नहीं रेडियस, रेडियल की बात कहाँ से करें। ठीक है, ये हो गया 41 क्वेश्चन, शायद कुछ 58-57 क्वेश्चन है ना। चलो, तो अब तो इजी क्वेश्चंस आएंगे थ्योरी बेस्ड, फटाफट टिक करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। चलो, गॉस लॉ विल बी इनवैलिड इफ, गॉस लॉ इस पर डिपेंड करता है, ये लाइट की प्रॉपर्टी होती है, C इज इक्वल टू 1/√μ0/ε0, है ना। चलो, देयर इज मैग्नेटिक मोनोपोल, बाद में देखते हैं। द इनवर्स स्क्वायर लॉ इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू, नहीं, इस पर डिपेंड ही नहीं होता, ये तो सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड करता है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, हाँ ये बात हो सकती है, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये भी चेंज होगा, तो वो लॉ कैसे बनाएंगे, तो ये कांस्टेंट होना ज़रूरी है। सी ऑप्शन तो है ही है, और इसके साथ ऑप्शन ए भी सही है, क्योंकि अगर मैग्नेटिक मोनोपोल अगर एग्जिस्ट करने लग जाएंगे तो फिर ये सब है ना, मतलब मैग्नेटिज्म को भी मिला दिया इसमें। अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करेगा तो जो थ्योरीज है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, जो एम्पियर्स लॉ वगैरह है, तो ये तो नहीं होगा। तो अगर ये ऑप्शन आए तो आपको दोनों A, C दोनों मार्क करके आना, ठीक है। चलो, अब ये क्या है यार, थोड़ी सिलेबस के आगे की चीज़ें हैं, इसमें आगे ही है तो समझा देते हैं, ठीक है। चलो, ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसेस, ऐसा यूनिट क्या होती है फ्री स्पेस की परमिटिविटी की, बताओ, बताई थी। परमिटिविटी की वैल्यू बताई थी हमने, लिखी थी इसमें c²n²/मीटर, लिखी थी कि नहीं लिखी थी। इसका भी स्क्वायर था शायद, बताओ 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 जल्दी बताओ। अरे इसका नहीं, इसका ही था स्क्वायर। चलो, ये थी परमिटिविटी की, और फ्लक्स की जो आ रही थी वो आ रही थी m²/N² कूलम, ठीक है, फ्लक्स की यूनिट और ये परमिटिविटी की। चलो, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन गलत है क्या यार, ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहे। रुको यार, एक बार देख लेते हैं। यार सही कह रहे हो तुम, ये जो न्यूटन आएगा ये नीचे आएगा, और इसकी यूनिट भी, हाँ वापस लिखते हैं, ये आएगा ये, और इसकी होगी ये अपॉन ये। एक दो क्वेश्चन और आएंगे इस पर, ठीक है, उसमें सही करेंगे। याद कर लेते हैं, अभी मैं भी याद कर लेता हूँ, आप भी याद कर लो। चलो, क्वेश्चन नंबर 44। अ चार्ज q is placed at a distance at the center of line joining 2 point charges q and q. As shown in the figure, the ratio of charges q and q are this and this and this. चलो, एक चार्ज है q, एक चार्ज रख दिया q, क्यों रख दिया भाई, क्यों, चलो x, लेट इट बी x। अब ये सब इक्विलिब्रियम में है ना, तो ये सब के फोर्स बराबर क्या आएंगे, 0 k अपॉन x² प्लस q अपॉन x² प्लस k² अपॉन 2x² इज इक्वल टू 0। समझे क्या, समझ गए। k से k गया, x² से सारे x² गए, q से एक q गया, 2q इज इक्वल टू 4 माइनस q बाय 4, q आ गया माइनस q बाय 8। अब क्या निकालना है, रेशियो ऑफ q अपॉन q माइनस q बाय 8 अपॉन q,
तो ये आ गया -1/8, ऑप्शन नंबर डी। आया कि नहीं आया? हाँ ना बोल यार, लाइव क्लासेस करते यार, मज़ा आएगा। चलो करेंगे नहीं होंगे 1 के तो भी कुछ जुगाड़ लगाते हैं, 1 करते हैं, ठीक है। शेयर तो करो, करते लाइव क्लास भी करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 45, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज। ये तो हमने पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। F क्या होता है? QE। तो फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो बोला है, पर यूनिट चार्ज, फोर्स अपॉन पर यूनिट चार्ज, ये क्या हो गया? E। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा, लेस देन 25 सेकेंड। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, ये किस किस की इंफॉर्मेशन देती है? फील्ड स्ट्रेंथ देती है, डायरेक्शन देती है, नेचर ऑफ चार्ज देती है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस किस की इंफॉर्मेशन देती है? फील्ड स्ट्रेंथ की, डायरेक्शन की और नेचर ऑफ चार्ज की। फील्ड लाइंस इधर होगी तो नेचर यहाँ पे कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज। इधर होगी तो इधर कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। डायरेक्शन बता रही है, फील्ड स्ट्रेंथ भी बता रही है, ज़्यादा लाइंस होगी तो ज़्यादा वो होगा चार्ज, है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिंगल नेगेटिव चार्ज? तो यार ये तो ऑप्शन बी है, सामने से देखते ही लग रहा है। ऑप्शन डी और सी गलत है, क्योंकि चार्ज उस पे आके मर्ज होता है ना, ऐसे पैरेलल नहीं निकल पाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चलो वापस लिखते हैं अपन, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। फ्लक्स होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी यूनिट C, इसकी यूनिट C स्क्वायर अपॉन NM स्क्वायर। तो NM स्क्वायर अपॉन C हो गई ये यूनिट। अब देख लो, मैच कर लो, NM स्क्वायर अपॉन C, ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा राइट आंसर। चलो, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 2AC, ठीक है। इसमें भी शायद कुछ मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है ना। तो ये हो जाएगा कूलम्ब मीटर, कूलम्ब, और ये मीटर में होगी। तो बी वाले में स्लैश को काट के डैश कर लेना, ठीक है। चलो, या फिर मैं अभी सही करके इसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। कंसिडर अ रीजन इनसाइड विच देयर आर वेरियस टाइप ऑफ चार्जेस बट द टोटल चार्ज इज 0 एट पॉइंट आउटसाइड द रीजन। ये आ गया है फ्लक्स का क्वेश्चन, गॉस लॉ। ये कह रहा है एक रीजन है, एक रीजन कैसा बना है? कैसा भी बना लो, ये रीजन है, इसमें प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, प्लस 2Q है, माइनस 3Q है, प्लस Q है, माइनस 4Q है, प्लस 2Q है, प्लस 2Q है। ये कह रहा है इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी। तो हमने पढ़ा है, एक रीजन के अंदर अंदर चार्ज अगर होता है 0 तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है 0 बाय गॉस लॉ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरी टू बी 0, ऑप्शन ए। चलो आगे, 51 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड। समय सीमा है आपके पास 1 मिनट की, इससे ज़्यादा नहीं लगाना इस क्वेश्चन में, हाँ। चलो, क्लोज सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, गॉसियन सरफेस और प्लेन सरफेस। अरे गॉस लॉ है तो गॉसियन सरफेस ही होगी, इसमें क्या सोचना, ऑप्शन सी। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 52, द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ क्यूब विद साइड लेंथ ऑफ A इफ अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ए कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। ये कुछ क्यूब बना हुआ है, क्यूब बन जाना, बन गया क्या, मान लो ये क्यूब है, अच्छे से बनाएंगे। फिजिक्स में डायग्राम इज मस्ट, डायग्राम में मक्कारी यानी फिजिक्स में मक्कारी। चलो, नहीं करेंगे मक्कारी, बहुत तमीज से बनाएंगे।
ये रहा ए। मेरे को एक बात बताओ, एक फुटबॉल लो, फुटबॉल ली, सॉलिड स्टेट पढ़ लिया गया चैप्टर, नहीं पढ़ा गया, पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो ये आंसर आ ही जाएगा। नहीं पढ़ा है तो सुनो, एक फुटबॉल ली, बहुत बड़ी बॉल ले लो, और क्या होता है फुटबॉल, जिम बॉल ले लो, ठीक है, उसको आप अपनी छत के कॉर्नर पर रख दो या ज़मीन के कॉर्नर पर रख दो, यहाँ रख दिया। अब आपको फील होता है कि आपका ये कुछ ऐसे वाला होगा कॉर्नर, ये होगा ये बोर्ड के प्लेन और एक ये आ रही होगी, हाँ यहाँ पे आपने रख दी। इसका कितना पोर्शन इस जो रूम है इसके अंदर है और कितना पोर्शन बाहर है, इसका सेंटर कोइंसाइड करता है विद द वर्टेक्स ऑफ रूम, तो कितना पोर्शन इसका अंदर है। तो इस बॉल को आधी काट दो एक बार तो प्लेन में, ठीक है, तो आधा बाहर हो गया, यानी इस बॉल का अगर चार्ज क्यू था तो Q/2 अंदर हुआ अभी ना, जब ऐसे काटा। अब ऐसे भी काटो, ऐसे भी काट दिया, कितना आया Q/4। अब इस प्लेन में भी तो काटना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो नीचे भी जा रही है, तो इंटू 2, Q/8 अंदर है, Q/8 अंदर है। टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज फ्लक्स। फ्लक्स क्या आ जाएगा, आ जाएगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा टोटल फ्लक्स। अब इसने पूरे में से पूछा या एक फेस में से, पूरे में से पूछा है। अब एक फेस में से पूछता तो डिवाइड बाय 6 नहीं करते। फ्लक्स जब भी पास होता है वो परपेंडिकुलर कहते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे चार्ज होगा तो ये वाला दिख रहा है, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन इसके पैरेलल हो जाएगा, तो आंसर उसमें 0 आएगा। तो 3 ही बचेंगे, एक वो वाला पीछे वाला, एक उधर वाला और एक ऊपर वाला। तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आएगा फ्रॉम वन फेस, ठीक है। चलो अच्छा, क्वेश्चन 53 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 53 पेश किया जाए, आ गया 53। चलो 53, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट गॉस लॉ। अब गॉस लॉ ने क्या गलत नहीं है उसके बारे में बताना है। गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, सही बात है, मैं तो कुछ भी बनाया था अभी पिछले क्वेश्चन में, सही है, वैलिड है। द टर्म Q ऑन राइट साइड, फ्लक्स ये होता है Q ऑन राइट साइड, ये फॉर्मूला कुछ है ना, इंक्लूड्स द सम ऑफ ऑल चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, बिल्कुल सही बात कह रहा है, चार्ज इनक्लोज्ड ही आता है यहाँ पे, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो गलत हो ही नहीं सकती है। चलो ऑप्शन सी देखते हैं। Gauss law is not much useful in calculating electrostatic field when the system has some geometry। अरे यार इसमें दे देता तो सिस्टम जब सिमेट्री होगी तो नहीं देगा, तो गलत बात कह रहा है, देगा क्यों नहीं देगा, अभी उसमें निकाला हमने क्यूब में, तो गलत बात है, सी ऑप्शन टिक करना है। Gauss law is based on the inverse square dependence on the distance contained in the Coulomb's law। अब ये क्या है, जब डेरिवेशन करते हैं तब ये क्या है, स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, K/2 अपॉन R², तो स्क्वायर इंडिपेंडेंस से कर देता है ना, तो वही बता रहा है, स्क्वायर डिपेंडेंस को कैंसिल करके गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस कंटेन्ड इन द कूलॉम्स लॉ, ठीक है, उसको यूज़ करके हम डिराइव करते हैं, तो वो यही चीज़ बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 54, ये वाले का आंसर जल्दी से कमेंट में बताओ, पॉज करो, कमेंट में बताओ, मैं तो बताऊंगा ही, फिर एक बार ट्राई करो यार, वहाँ थोड़ी मैं बताऊंगा, मैं तो अभी ऐसे देख के बता देता हूँ इसका आंसर, पर तुम बताओ, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, मैं जितना डायग्राम बनाता हूँ, जल्दी से ऐसे बकायदा लिखना क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर, मुझे क्या पता पड़ेगा तुमने किसका आंसर दिया है। तुम रेस्पॉन्स दोगे तो तुम्हारा नाम वीडियो में भी लेंगे, तुम रेस्पॉन्स देते ही नहीं हो तो क्या मेरे को सपना थोड़ी आ रहा है कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। चलो, रश्मि सोनी एक्टिव रहती है तो उसका नाम आता रहता है। ऋतिक ए, एक नाम हो रहा है ऋतिक ए, वो भी एक्टिव है। तुम भी करो कमेंट्स, बताएंगे तुम्हारा नाम भी। चलो
4 charges are arranged at the corner of square ABCD EFG. ABC and D. ये है -2Q, ये है 2Q, ये है Q, 2 है Q. ठीक है, प्लस है प्लस है प्लस है माइनस है, एक होता ही है नमूना. चलो, द फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट द सेंटर O is. इस पे इसकी वजह से फोर्स लगेगा इधर, इसकी वजह से लगेगा इधर, इसकी वजह से लगेगा इधर, इसकी वजह से लगेगा इधर. इधर इधर वाले हो गए कैंसिल, इधर इधर वाले हो गए ऐड. तो आंसर आ गया अलोंग BD, अलोंग डायगोनल BD. ये आ गया हमारा ऑप्शन सी. आंसर फिनिश्ड. एक लाइन का सवाल, खोपड़ी लगाओ. 55 question on your screen now. Calculate the flux through the cuboid shown in the figure for E is equal to this and this. E जो है इस पे डिस्टेंस डिपेंडेंट है. तो डायग्राम बनाते पहले, ये बनाए डायग्राम. ए मिल जाओ. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है E0 YJ कैप, ऐसी है ऊपर. तो ये वाले का एरिया है ना. इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम 0 से नहीं D से D प्लस C इंटू एरिया ES cos थीटा. cos थीटा इज 1. ठीक है, S क्या हो जाएगा A इंटू B. तो यहाँ पे E जो है वो वेरिएबल है, बाकी तो E0 AB बाहर, Y फ्रॉम D से D प्लस C. तो दिस माइनस दिस कर लेते ना. D प्लस C माइनस D, तो ये आ जाएगा, अरे नहीं समझ आ रहा, D प्लस C माइनस D आ गया ना. A0 ABC. अरे इस इंटीग्रेशन का मतलब वो ऐसा वाला समझे, मतलब बताता हूँ. यहाँ का निकाल के अपॉन यहाँ का निकाल के डिवाइड बाय 2 कर दो या माइनस कर दो. यहाँ से जितना निकल रहा है और यहाँ से जितना जा रहा है उसको माइनस ही तो करते तो ही तो आता है. तो यहाँ से कितना निकलेगा E0, यहाँ से निकलेगा E0 ABC प्लस D, और यहाँ से कितना जाएगा E0 ABD, उसको माइनस करेंगे तो आ गया E0 ABC. समझे ना. यार वो इंटीग्रेशन क्या है मैंने वैसे याद कर रखा था, तो बाकी ये होता है. ऑप्शन ए हो गया हमारा राइट आंसर. द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ 1 इंटू 10 की पावर -7 कूलम एंड 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अपार्ट. जल्दी से इस क्वेश्चन को कर देते, इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा है, फिर हो गया ये लेक्चर समाप्त. ठीक है, तो जल्दी से फिर मार्क्स कैलकुलेट करेंगे. जल्दी से इसको पॉज करके एक बार सॉल्व करो, टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं.
KQ² अपॉन R², 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 20/100 का होल स्क्वायर। बाय 100 क्यों? सेंटीमीटर में है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। चलो गया 9 इंटू 10 की पावर -14 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 100 क्यों? अरे स्क्वायर है ना। ये हो गया 10 की पावर 11, 2 से 2 गया, ये आ गया 4.5 और ये आ गया 10 की पावर -3। 4.5 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। क्या ये फोर्स ही तो है? तो ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन बी। किस चीज़ का सही था? इजी क्वेश्चन है यार, सही होना चाहिए। नहीं था तो वापस करो, क्वेश्चन सही होना चाहिए। नेक्स्ट करो 57, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 57। Two insulated charged metallic sphere P and Q have their centers separated by a distance this. The radius of P is negligible compared to Q. The distance of separation. The mutual force of electrostatic repulsion if the charge on this is charge on each. अरे चार्ज, अरे यही क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज कर दी। KQ² अपॉन R²। अब इसको सही करना, जल्दी से करो। थ्री 3.2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 6/10 इंटू 6/10, 60/100 सॉरी 6/100। चलो इसको काटो, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 1.6 इंटू 1.6, 3 से 3 गया। यह आएगा 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर -14 इंटू 2.56 इंटू 10 की पावर -13। ऑप्शन मैच हुआ क्या? ओ 10 की पावर -3 यार, 11 - 14 -3, 2.5। अरे आ गया बी ऑप्शन, हो गया हमारा आंसर। सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स। जल्दी से देखो कितना सही हुआ कितने गलत। 0.77 इंटू 57, टोटल था 43.89 का पेपर। किसके पूरे में से पूरे आ गए? जिसके भी पूरे में से पूरे आ गए ना यार, उसको तो मैं एक चीज़ दूंगा, वो मेरे को मैसेज करना है टेलीग्राम पे, उसके लिए एक सरप्राइज। चलो 43.89 में से 43.89 किसके आ गए? 43.89 में से 38 प्लस जिसके भी आए ना, आप बस सीरीज देखते रहो और मेहनत करते रहो, आपका हो जाएगा आराम से 35 आउट ऑफ 35 लेके आओगे। और जिसके नहीं आए ना, वो थोड़ी मेहनत करो यार, थोड़ी पढ़ाई करो, वन शॉट देखो और NCERT की भी रीडिंग मारो, आ जाएंगे आपके भी, बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो मेहनत करते रहो और बस मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन डिस्कशन में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। और कुछ क्वेरी है आपकी तो मेरे से पूछ लो टेलीग्राम पे, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, ठीक है। और गिव अवे वाली बुक्स जो है वो दूसरी वीडियो में उसका लिंक डाला था, इसमें भी डाल दूंगा, ठीक है। गूगल ड्राइव से जाके डाउनलोड कर लेना, वो एग्ज़ाम के बाद देखना, बोर्ड्स के एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। अभी बुक्स वो मत छेड़ना, आपकी जब पेपर ख़त्म हो जाते हैं तब उनमें से करने क्वेश्चन आपको JEE नीट की तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।